नमस्कार जी, वेलकम बैक IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि ABC समुच्चय हैं तो निम्न में से कौन सा सही है? ABC अगर सेट हैं तो करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। क्या A यूनियन B इंटरसेक्शन C के बराबर होगा? दूसरा जो ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। क्या A इंटरसेक्शन B यूनियन C के बराबर होगा? ये जो ऑप्शन है वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा। क्या A माइनस B यूनियन C इक्वल टू A माइनस B यूनियन C होगा? दोस्तों, ये PGT 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो जब मैंने चारों ऑप्शन को पढ़ा तो मेरे सामने एक प्रॉपर्टी आई कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। दोस्तों, मैंने बगैर कुछ देखे मैंने इसको करेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वहां उस समय हमने डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है जब हमारे पास ओनली इंटरसेक्शन हो, जैसे कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर हमारे पास है तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और दोस्तों, एक हमने बात की थी A यूनियन B यूनियन C अगर हमें दे रखा है, इसको हम A यूनियन B यूनियन C के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो मैंने जब भी चार ऑप्शन पढ़े तो मेरे से यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या A यूनियन B इंटरसेक्शन C। दोस्तों, कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ में आते हैं तो कभी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, एसोसिएटिव लॉ कभी भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी देख रहे थे उस समय हमारे सामने कभी ये बातें डिस्कस नहीं हुई। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो तीनों ही हमारे रॉन्ग हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों जब साथ में आते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है ये यूनियन रहा और ये इंटरसेक्शन रहा, जब दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साथ में आते हैं तो उस समय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ यूनियन था तो यहाँ यूनियन और A और B के इसने ब्रैकेट लगा दिया, और उसी प्रकार से A माइनस और यूनियन दे रखा था तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होती है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट NU इक्वल टू 700, NA इक्वल टू 200, नंबर ऑफ B इक्वल टू 300, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 100, देन नंबर ऑफ A डैश यूनियन इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू। ओके, हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। दोस्तों, एक हमने ये चीज़ें जानी है, देखो कि अगर हमारे पास, सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। ओके, हमें बताना है कि नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या चीज़ होती है। ओके, जब हम A यूनियन B के ऊपर अगर हम बार लगा दें या डैश लगा दें, देखो दोस्तों, डैश का मतलब और बार का मतलब दोनों बराबर ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो होता है उसको हम A यूनियन B, क्योंकि अब जब इसको अपन ओपन करेंगे तो A के ऊपर बार लगा है, यूनियन के ऊपर बार लगने के बाद इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और B के ऊपर बार लगेगा। दोस्तों, A बार इंटरसेक्शन B बार दोनों सेम है, इसका मतलब हमें अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश ज्ञात करना है तो हम A यूनियन B के ऊपर अगर बार भी निकाल लेंगे तो वो भी अपन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, इसके मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। और दोस्तों, हमने ये भी चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि A बार इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A होता है। ओके, और यहाँ से हमें एक और कंसेप्ट का पता चला कि A डैश की जगह क्या है अपने A यूनियन B बार है। ओके, तो N ऑफ A यूनियन B बार जो है इसको हम N ऑफ A माइनस N ऑफ U माइनस N ऑफ A इसको लिखा जा सकता है। ओके, इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A लिखा जा सकता है। अब देखो, यहाँ से U की जगह तो अपना U है और A की जगह क्या था, A यूनियन B था। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, A यूनियन B लिखेंगे। ओके, यहाँ तक अपनी क्लियरिटी हो चुकी है। अब दोस्तों, हमें N ऑफ U की वैल्यू हमें पता है 700 वैल्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो यूनिवर्सल सेट है वो कितना है, 700 है यहाँ पर। तो और हमें इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, A यूनियन B जो है इसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों, यहाँ से करते हैं नंबर ऑफ A यूनियन B। A
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका फॉर्मूला होता है। ओके दोस्तों, हमें नंबर ऑफ ए का हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने हैं 200 है, नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं 300 है, माइनस इंटरसेक्शन में हमें पता है कितने हैं 100 है, यहाँ से कितने आएंगे 400 यहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितना आ गया 400। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि एन ऑफ यू के अंदर कितना है 700, तो एन ऑफ ए यूनियन बी बार कितना होगा 700 माइनस और ए यूनियन बी कितना आया 400। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 300 होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि a इक्वल टू x लेस देन 5 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 10 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और c जो दे रखा है हमें c सेट हमें डिफाइन कर रखा है 2 से 6 के बीच में वैल्यू है x की। ओके, ये भी क्या है नेचुरल नंबर से है, तो हमें दोस्तों बताना है a माइनस बी इंटरसेक्शन c की हमें वैल्यू बतानी है क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए सेट जो दे रखा है हमें ए सेट किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है। ए सेट के अंदर दोस्तों जो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से कम वैल्यू है इसकी। ओके, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। ओके, यहाँ से हम बी की वैल्यू लिखते हैं। बी के अंदर जो वैल्यू है 1 से लेकर दोस्तों 10 तक वैल्यू है। ओके, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है इसके अंदर, तो यहाँ से बी लिखते हैं। बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक इसकी वैल्यू है। ओके, और सी जो सेट दे रखा है हमें उसके अंदर आएगा 2 से लेकर 6 के बीच में है, तो 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा और ओके, तो ये वैल्यू आने वाली है। अब हम देखते हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम b इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या b इंटरसेक्शन सी, b इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये b रहा और ये c रहा, यहाँ हमें करना है इंटरसेक्शन। तो 3 4 और 5 दोस्तों दोनों के अंदर 3 और 4 5 कॉमन है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन में आएगा 3 4 और 5। अब दोस्तों हमें क्या करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना है। ओके, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी हमें करना है। तो a क्या है हमारे लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और b इंटरसेक्शन में क्या है 3 4 5। a के वो एलिमेंट जहाँ पर b इंटरसेक्शन c ना हो। ओके, तो b इंटरसेक्शन c कहाँ नहीं है, a के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं हमें जहाँ पर b इंटरसेक्शन c में वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो a के अंदर क्या है 1 और 2 है। ओके, यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि 1 2 3 4 5 जो है हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 1 और 2। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ हमें ये बातें समझ में आई होगी। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है फॉर 2 सेट ए एंड बी, और a माइनस बी हमें बता रखा है, तो हमें बताना है ये b होगा या a इंटरसेक्शन b होगा। जो b ऑप्शन है वो a माइनस बी होगा या नन ऑफ दीज होगा। TGT 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2 सेट दे रखे हैं a और b दे रखे हैं। ओके, तो वही हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। एक हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया और a और b उसके अंदर 2 सेट हैं। ओके, हमें क्या करना है a माइनस बी करना है पहले तो। अब दोस्तों आपको पता है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जहां b नहीं हो। ओके, जहां b नहीं हो, तो ये दोस्तों क्या होगा a माइनस बी होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस जितने भी क्लासें हैं वो सारी देखी होंगी तो आपको क्लियरिटी हुई होगी कि a माइनस बी क्या होता है। ओके, अब हमें करना क्या है कि a माइनस बी तो हमने डिसाइड कर लिया, अब उसको a में से घटा देना है। दोस्तों a जो है वो पूरा इतना है मेरा, और मेरे को a माइनस बी मतलब ये वैल्यू मेरे को घटानी है। दोस्तों यहाँ से आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि दोस्तों ये मेरा पूरा क्या था a था, इसको पूरा a कहाँ तक है, a जो है वो यहाँ तक पूरा है अपना। ओके, a पूरा यहाँ तक है अपना, यहाँ से मुझे ये चीज़ें सारी घटानी है।
ये चीज ए में से मैं अगर इतनी सारी चीजें घटा दूंगा, ये मैंने जो डॉटेड लाइन कर रखी है ना, इसको मुझे घटाना है। तो दोस्तों यहां से मुझे क्लियरिटी होने वाली है, ये जो ऑप्शन होगा ये हमारा बचने वाला है। ओके, सिर्फ मेरा जो ऑप्शन मैं डॉटेड जो कर रहा हूं, ये जो मैं पेन से कर रहा हूं, ये मेरा ऑप्शन बचेगा जब मैं ए माइनस ए माइनस बी जब करूंगा तो ये बचेगा। दोस्तों ये जो मेरा है बीच वाला, इसको मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हमारा क्या था? ए था, और ये क्या था? बी था, और ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, जिसको बोलते हैं शेडेड रीजन, मोस्ट शेडेड रीजन, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर। और एक होता है ऑल शेडेड रीजन, उसके अंदर ए यूनियन बी आता है। तो हमारा इससे क्या क्लियर होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x इक्वल टू 2 3, y इक्वल टू 3 4 5, z इक्वल टू 2 5 है, तो निम्न में से कौन सा असत्य है? दोस्तों हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। असत्य बताना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि x माइनस वाई क्या चीज होता है। तो x माइनस वाई हमें निकालने के लिए दोस्तों x की वैल्यू कितनी है? 2 और 3 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है? 3 4 5। x के वो एलिमेंट जहां y के एलिमेंट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर x कितना है? 2 भी है, 3 भी है, और यहाँ भी क्या है? 3 है। तो यहाँ पर x में वो एलिमेंट जो y में ना हो। ओके, x में ऐसा एलिमेंट क्या है? ओनली 2 है, जो y के अंदर नहीं है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू हमारी आई 2। ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल 5। जी ये करेक्ट आंसर है हमारा। असत्य बताना है हमें, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये कौन सी वैल्यू है हमारी? ट्रू है। हमें तो फॉल्स बताना है, ये क्या है? हमारे लिए ट्रू है। दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि y माइनस जेड क्या होगा। ओके, y माइनस जेड, y की वैल्यू कितनी है? 3 4 5 है, उसमें से हमें माइनस करना है 2 और 5 को हमें माइनस करना है। y के वो एलिमेंट जहां z ना हो। तो यहाँ पर जो है 3 नहीं है, ओके, 4 भी नहीं है, बट यहाँ पर 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये हमें नहीं लिखना। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि y माइनस जेड क्या 5 के बराबर है? जी 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या है? ट्रू है। ओके, नॉट इक्वल 5 है ये, तो ये भी क्या है? अपना ट्रू ऑप्शन है कि नॉट इक्वल 5 है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर ऑप्शन में हमें क्या बता रखा है कि z माइनस एक्स। ओके, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स कितना होगा? z की वैल्यू कितनी है? 2 5 है, माइनस, और x की वैल्यू कितनी है? 2 3 है। ओके, तो यहाँ से दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 2 है। यहाँ पर z के अंदर क्या है? 5 है, जो कि x के अंदर नहीं है, तो यहाँ से आएगा 5। ओके, z में वो एलिमेंट जो x में ना हो। z में ऐसा एलिमेंट 5 है जो x के अंदर नहीं है। ओके, यहाँ से 5 होगा। 5 भी क्या है? नॉट इक्वल 5 है, ये 5 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 5 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन ट्रू है। दोस्तों हमें क्या बताना था? हमें फॉल्स ऑप्शन बताना है। बगैर देखे हम इसको टिक कर देंगे। ओके, फिर भी हम क्लियरिटी के लिए देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो कैसे अपना करेक्ट होने वाला है। ओके, चलिए डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? x माइनस वाई। दोस्तों x माइनस वाई जब हमने निकाला तो हमारा x माइनस वाई, और अब ने वो करना है माइनस जेड। एक्स माइनस वाई कितना था? 2 था, और माइनस जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 और 5। हम अब बात कर रहे हैं कि अगर x माइनस वाई में से अपने को z घटाना है। अब देखो यहाँ पर ओनली 2 है, x माइनस वाई में वो एलिमेंट जो कि z में नहीं होना चाहिए। यहाँ ओनली 2 है, तो यहाँ भी क्या है? 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ओके, और ये बोल रहा है यहाँ क्या होगा? 5 होगा। ये बोल रहा है नॉट इक्वल 5 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वहां पर दोस्तों हमें क्या बता रखा है कि नॉट इक्वल 5 होगा। जबकि हमने यहाँ से देखा कि डी ऑप्शन में क्या आ रहा है? x माइनस वाई माइनस जेड करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 5। तो ये जो है हमारा फॉल्स ऑप्शन है। इसका मतलब हमें फॉल्स बताना था, तो ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 3 5 8 एंड c इक्वल टू 3 4 5 है, देन द वैल्यू ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या होने वाला है? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि b इंटरसेक्शन c जो हमें ये दे रखा है। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें जो ये दे रखा है वो क्या दे रखा है। हमें दे रखा है b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन जो c है उसको करते हैं सबसे पहले तो b इंटरसेक्शन c। अब b के अंदर हमारा क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, और c के अंदर जो दे रखा है हमें, चलिए इसको लिख लेता हूँ पहले। b इक्वल टू 1 3 5 8 है। ओके,
और सी जो ऑप्शन है हमारा, सी जो सेट है उसमें 3 4 5 दे रखा है। दोस्तों हमें निकालना क्या है, बी इंटरसेक्शन सी हमें बताना है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। दोस्तों जो बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा है वो होगा, दोनों में से कॉमन जो होगा वो क्या क्या होगा, एक तो 3 जो है दोनों में से कॉमन है, ओके। फिर और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 और 5 ही दो चीज़ हमारे लिए कॉमन है। उसके बाद में हमें करना क्या है, ए के साथ यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी का, ओके। तो हम करेंगे ए का यूनियन करना है। ए के अंदर क्या है दोस्तों, अब देखो ये जो हमारा आया है ए के अंदर 1 2 3 4 जो है ए के अंदर है, इसका हमें यूनियन करना है 3 और 5 के साथ। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यूनियन के अंदर ऑल साइडेड रीजन होता है, यूनियन के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें दे रखा है 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जो कि टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। यदि पी क्यू और आर 3 समुच्चय हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ओके। ये बताना है हमें, P यूनियन की Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P यूनियन Q इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन R। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 को पहले देखते हैं कि कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, ओके। ये हमने पढ़ा था कि जब कि P यूनियन Q इंटरसेक्शन जब R होता है तो दोस्तों ये U जो है, ये जो यूनियन जो है वो इसके साथ सेपरेट होगा, इसको ऐसे लिखेंगे P यूनियन Q, ओके। उसके बाद में दोस्तों ये जो इंटरसेक्शन है वो लगेगा, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे P यूनियन R, ओके, P यूनियन R। तो यहाँ से हम देखते हैं P यूनियन Q, यहाँ से हम देखते हैं कि P यूनियन Q हमें दे रखा है, P यूनियन Q सही है। फिर हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ P यूनियन R है, यहाँ है P इंटरसेक्शन R। दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो गलत है, ओके। बी ऑप्शन जो है वो हम देखते हैं, बी जो ऑप्शन है वो दे रखा है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, ओके। तो यहाँ से होगा P इंटरसेक्शन Q लिखा जाएगा, उसके बाद में आएगा यूनियन, फिर आएगा P इंटरसेक्शन R, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि P इंटरसेक्शन Q हमें दे रखा है P, ये स्टार्टिंग में सॉरी रॉन्ग हो गया ये, ओके। तो यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। ये क्या है, थर्ड जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं अपन। थर्ड जो ऑप्शन है वो है P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, ओके। यहाँ से क्या आएगा, P आएगा, फिर यूनियन Q आएगा, ओके। P यूनियन Q होगा, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर कहेंगे P यूनियन R, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं इसका, ओके। तो यहाँ से P यूनियन Q आना चाहिए पहले तो हमारा, ये रहा P यूनियन Q सही है। इंटरसेक्शन आना चाहिए, इंटरसेक्शन भी है, फिर P यूनियन R आना चाहिए, P यूनियन R, ओके। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और इसी प्रकार से आप करोगे तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, गलत होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, यदि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया था, ए डेस जिसको लिख सकते हैं, ए बार लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, यदि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए डैश हो तो ए यूनियन बी डैश के बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीजीटी 2013 के अंदर पूछा गया था कि ए यूनियन जो बी डैश है, ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होगा। दोस्तों पहले तो करेंगे ए डैश, फिर उसके बाद में यूनियन के ऊपर अगर डैश लगता है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर होगा दोस्तों बी डैश, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका करेक्ट आंसर है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पीजीटी 2013 के अंदर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ओके। एक हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और ए सेट हमें दे रखा है 1 2 3, एंड जो बी सेट हमें दे रखा है 5 और 6 उसमें एलिमेंट है। देन हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ओके। तो दोस्तों हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखो या बार लिख सकते हो आप, है ना। देखो ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार तीनों बातें बराबर ही है, इसलिए मैंने इसे लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार इसको लिखा है, ओके। दोस्तों इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपके पास ए बार होता है तो आप यूनिवर्सल में से आप ए घटा दोगे तो इसके बराबर होता है, ओके।
तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दूं तो वो भी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी कर देता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी बार आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास दोस्तों यूनिवर्सल सेट जो है, ओके, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा जा सकता है। इसको लिखने के बाद यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ से ये है, इसको माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। सबसे पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के अंदर क्या है, 1 है, 3 है, 6 है। ओके, इंटरसेक्शन करना है 5 और 6 के साथ में। यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों में मोस्ट शेडेड रीजन कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, वही इसके अंदर आएगा। तो 1 3 6 और 5 6 के अंदर ओनली 6 जो है वो हमारा आएगा इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से आएगा 6। तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हमने इसमें 6 घटा दिया, इसका मतलब 6 घटाने के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। यू में से हमने इसको घटा दिया। ओके, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो दोस्तों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1 2 3 4 5, जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, तो ये टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट। दोस्तों हमारे पास दो फाइनाइट सेट हैं जिसके m और n एलिमेंट हैं। ओके, चलिए मैं मान के चलता हूं कि दो हमारे पास जो फाइनाइट सेट हैं, माना हमारे पास a और b दो सेट हैं। a और b क्या है, दो सेट हैं जो कि कैसे हैं, फाइनाइट हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर m एलिमेंट है और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ये बोल रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी सेट हमें दे रखा है और उस सेट में m एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे दोस्तों, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर सेट है हमारे पास और सेट के अंदर n एलिमेंट है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास a सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 की पावर m। 2 की पावर m बनने का मतलब क्या है, 2 की पावर m जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर भी हमें यह बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दोस्तों a के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2m बनेंगे, और b के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे दोस्तों, 2n बनेंगे। ओके, 2 की पावर n बनेंगे। हमें बता रखा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट इज कितने दे रखे हैं, 2 की पावर m हमें दे रखा है। ओके, हमें बता रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज, तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट के अंदर कितना होगा, 2 की पावर m, फिर इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब जो सेकंड सेट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n, और उसके अंदर 56 अधिक है, 56 मोर है। ओके, 56। तो दोस्तों हमें m और n की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है वैल्यू ऑफ m एंड n क्या होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ए ऑप्शन रख के देखता हूँ, ए ऑप्शन क्या होगा, m की जगह अगर मैं 7 रखता हूँ तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर 6 प्लस 56। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 52 होती है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। ओके, तो यहाँ से होगा हमारे पास आएगा 128, यहाँ से होगा 64 प्लस 56, ये होगा 0 और ये होगा 120। 128 के 120 के इक्वल होते हैं, कभी नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी जगह क्या लिखूं, अब देखो, अब और कर लेते हैं हम। अगर मान लीजिए अगर हमने ये रखा कि m की जगह मैंने रखा 6 और n की जगह रखता हूँ 3 प्लस 56, 2 की पावर 3 कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है, ये 56, यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर 6 कितने बताया था मैंने, 64, यहाँ से हुआ 64, यहाँ से 6 और 8 4 और 5 और 1 6, यहाँ पर 64 इक्वल टू 64 होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। 6 और 3, m की वैल्यू जो है हमारी 6 आएगी और n की वैल्यू क्या आएगी 3, जो कि टीजीटी 2013 के अंदर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए, किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए a माइनस b
यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू हमें ये दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा सेटिस्फाई होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करके। वेन डायग्राम में क्या था, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हमने बनाया। ओके, कोई भी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हमारे पास ए और बी क्या है, सेट है। पहले क्या करना है, हमें ए माइनस बी निकालना है दोस्तों। इसका ए माइनस बी निकालने के लिए ए के वो एलिमेंट जहाँ बी के एलिमेंट ना हो। ओके, तो इसको बोलूँगा मैं ए माइनस बी। उसके बाद में क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए निकालूंगा तो ये क्या आएगा, बी माइनस ए। ओके, अब मुझे क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। दोनों का यूनियन करूंगा तो ऑल शेडेड रीजन, मतलब ऑल शेडेड रीजन में कौन सा पार्ट आएगा, आइए वो आपको बताता हूँ मैं। ऑल शेडेड रीजन के अंदर मेरा यहाँ से पार्ट स्टार्ट होगा। चलो इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं। ऑल शेडेड रीजन के अंदर कौन सा पार्ट आएगा, ये जो पार्ट है सारा जितना भी पार्ट होगा, ये जहाँ जहाँ पर मैंने लाइनिंग करी है ये सारा ऑल शेडेड रीजन के अंदर आएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे क्लियरिटी हो रही है कि जो मेरा पूरा का पूरा क्या था, ये ए यूनियन बी, मैं इसको मान लेता हूँ ए यूनियन बी मेरा पूरा होता है। तो उसमें से अगर मैं बीच वाला पार्ट घटा दूँ, उसमें से क्या घटाना है, मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट मुझे माइनस करना है। ओके, पूरा मेरा पार्ट था, वहां से मुझे मैंने एक ही पार्ट घटा दिया, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन में क्या बता रखा है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमें यही दे रखा है कि पहले ए यूनियन बी आया। ओके, तो हमने यहाँ भी देखा कि पहले हमारा क्या था, ए यूनियन बी, उसके बाद में सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा दोनों का। चलो इसके पहले वैसे ही देख लेते हैं कि यहाँ हम कर क्या रहे हैं। पहले तो हमें ये रीजन है वो देख लेते हैं हम कौन कौन सा है पार्ट। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें क्या बोलता है, ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है ए माइनस बी यूनियन ए। हमें ये देखना है इसके बराबर कौन सा आने वाला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए के थ्रू देखता हूँ मैं कि हमारे पास ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, पहले हमें करना है ए माइनस बी। तो दोस्तों ये जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। उसका मुझे क्या करना है, यूनियन करना है ए के साथ में। यूनियन अगर मैं करता हूँ, ए माइनस बी मेरा इतना ही आता है। ओके, ए माइनस बी मुझे इतना आता है, उसका यूनियन करना है ए के साथ में। ए के साथ दोस्तों अगर यूनियन करूंगा तो ये पूरा यहाँ तक होगा। ओके, तो ये पूरा अगर हो जाएगा मेरा ऑल शेडेड रीजन इतना आएगा, तो ये क्या इसके बराबर है, कभी नहीं है। ओके, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मेरा गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। अब देखता हूं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों उसको करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, बी माइनस ए यूनियन बी करना है। ओके, अब देखो यहां से हमें ये पता है कि बी माइनस ए वाला ये जितना भी रीजन होता है ये सारा कितना होता है, बी माइनस ए होता है। ओके, ये कितना है, बी माइनस ए है, उसका यूनियन करना है मुझे ए के साथ में। ए के साथ करूंगा तो ये आएगा। ओके, बी माइनस ए, ये पहले बी माइनस ए था, उसका यूनियन करना था मुझे ए के साथ में, तो सारा पूरा पूरा अपना बी आ गया। ओके, बी आने के बाद आपको पता है ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा अपना। उसके बाद में करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो अपने को सी जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी वो दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं कि पहले तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पूरा ही रीजन आएगा। ए यूनियन बी तो इतना ही होता है, मैंने बताया था मोस्ट शेडेड रीजन, सॉरी ऑल शेडेड रीजन जो होता है ए यूनियन बी के अंदर आता है। उसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस करने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, देखो दोस्तों ए इंटरसेक्शन जो बी है वो बीच वाला ये पार्ट होता है। ओके, जो मैं नीला कर रहा हूँ ये पार्ट, ये जो पार्ट है दोस्तों ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है। और इसको मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी में से मुझे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटाना है। ए यूनियन बी पूरा था, इसमें से ये घटा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब ये जो ऑप्शन दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी और देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है। ओके, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी इस चीज़ से कि ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी हमें करना होता है। ए यूनियन बी हमने कर लिया, ठीक है, ए यूनियन बी हमने कर लिया। उसके बाद में हमें बता रखा है इंटरसेक्शन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ओके, सिर्फ इतना ही पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए यूनियन बी दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना हो दोस्तों, बीच वाला जो पार्ट है सिर्फ यही आएगा इंटरसेक्शन के अंदर ना, क्योंकि हमें मोस्ट शेडेड रीजन देखना था, मोस्ट शेडेड रीजन देखना था जो कि दोनों पार्ट के अंदर होगा। मोस्ट शेडेड रीजन जो होगा सिर्फ इतना पार्ट होगा, बीच वाला जो मैंने नीला किया है ये पार्ट, ये जो होगा सिर्फ मोस्ट शेडेड रीजन में इतना ही आएगा, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यालय के 3 एथलेटिक्स टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट। जो 12 सदस्य है वो फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तीनों एथलेटिक्स टीम में कुल सदस्यों की संख्या हमें बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें वेन डायग्राम आना चाहिए, वहां से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एथलेटिक्स 3 एथलेटिक्स टीम है। मान लीजिए ये टीम ए है, ये टीम बी है, ये टीम सी है। ओके, यहाँ से क्रिकेट की जो टीम है उसके अंदर टोटल कितने हैं, क्रिकेट की टीम में टोटल 21 है, ये मान लीजिए क्रिकेट की टीम है। उसके बाद में आ रही है हॉकी की टीम, हॉकी की टीम में जो है वो कितने हैं, 26 हैं टोटल। और 3 नंबर की जो है फुटबॉल टीम है, उसके अंदर टोटल सदस्य बताएं 29 टोटल सदस्य हैं उसके अंदर। ओके, उसमें से 14 सदस्य जो हैं वो हॉकी और क्रिकेट के हैं। दोस्तों हॉकी और क्रिकेट के कितने सदस्य बताए हैं, 14 सदस्य उसने बताए हैं। ओके, यहाँ से इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाने की हमें ज़रूरत है ताकि हमें क्लियरिटी और अच्छे से होगी इस चीज़ की। चलिए यहाँ बना लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से हमें पहले दे रखा था कि ये मान लीजिए क्रिकेट का है, ये हॉकी का है और ये क्या है, फुटबॉल का है। ओके, क्रिकेट वाले में टोटल कितने हैं, 21 सदस्य हैं। हॉकी वाले में टोटल 26 सदस्य हैं और फुटबॉल वाले में दोस्तों कितने सदस्य हैं, 29 सदस्य हैं। ओके, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी ये रही और क्रिकेट ये रही, उसमें से कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें कितनी बता रखी है, 14 सदस्य बताए हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 14 है। उसके बाद में 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बताई है, 15 है। उसके बाद में 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट। ओके, 12 जो सदस्य हैं वो किस में है, फुटबॉल और क्रिकेट में 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट में। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें बताई है 12। ओके, तो दोस्तों उसके बाद में बोला है उसने, उसके बाद में हमें क्या बताया है कि देखो 8 सदस्य जो है वो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों के अंदर हैं। 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों के अंदर हैं। तो देखो यहाँ से तीनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो दोस्तों ये बीच वाला पार्ट है। ओके, बीच वाला जो पार्ट है ये तीनों के अंदर क्या है, कॉमन पार्ट है तीनों के अंदर। ये टोटल कितने बताए हैं उसने, 8 बताए हैं। क्या बताए हैं, 8। कॉमन पार्ट कितना बताया उसने, 8 सदस्य हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अब हमें ये देखना है कि टोटल जो क्रिकेट, जो देखो 8 सदस्य हैं वो तीनों गेम खेलते हैं। 14 जो सदस्य हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। ओके, उनमें से 8 सदस्य ऐसे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, केवल हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। तो 8 लोग जो हैं वो तीनों गेम खेलते हैं। उसमें से ये गेम कितना हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 8 में से 14 में से 8 गए,
6 लोग जो हैं वो टोटल 6 लोग जो हैं दोस्तों वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। उसी प्रकार से ये क्या है कि हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग हैं, उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं। ओके, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो टोटल 15 में से 8 गए, 7 लोग जो हैं दोस्तों, 7 जो लोग हैं वो ऐसे हैं हमारे पास जो कि हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। उसी प्रकार से ये जो क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर 4 जो लोग हैं, 12 में से 8 गए, 4 जो लोग हैं वो हमारे पास ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि टोटल क्रिकेट के अंदर कितने लोग थे, 21 लोग थे टोटल जो क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें से 6 लोग तो ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। हमें ये देखना है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं। ओके, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग पहले हमें क्वेश्चन में बता रखा था 21 थे, लेकिन 6 लोग जो हैं वो ये तो खेलते हैं क्रिकेट, और 6 लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। उसके बाद में 8 लोग तो हैं वो तीनों चीज़ खेलते हैं। उसके बाद में 4 लोग जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ओके, तो 6 और 8 14, 14 4 18। ओके, तो उसमें से जो मान लीजिए ये हमारे एक्स जो लोग हैं वो क्या खेलते हैं, टोटल क्रिकेट खेलते हैं। ओके, एक्स लोग जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर ये टोटल हमें बता रखा था 21 लोग, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा, एक्स होगा। एक्स लोग इसके साथ ही इंक्लूड कर लिया था हमने, प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से 21 माइनस 18 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ओके, एक्स की वैल्यू 3, इसका मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी हुई जो इस चीज़ के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं इस चीज़ के अंदर, है ना। उसके बाद में दोस्तों हमें ये देखना है कि हॉकी खेलने वाले कितने लोग थे, 26 लोग थे। वहाँ पर हॉकी के अंदर टोटल खेलने वाले कितने लोग थे, हॉकी 26 लोग थे। ओके, 26 लोग हॉकी खेलने वाले थे, लेकिन उनमें से 6 लोग ऐसे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे थे। उसके बाद 8 लोग ऐसे थे जो कि तीनों गेम खेल रहे थे, और 7 लोग ऐसे थे हमारे पास जो कि ओनली क्या खेल रहे थे, जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे थे। ओके, और हमारे पास मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, वाई ऐसे लोग हैं, वाई जो केवल हॉकी खेलते हैं। हमें ये देखना है कि केवल हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं। तो यहाँ क्या होगा, 26 इक्वल टू 8 6 14, 14 और 7 21। ओके, प्लस वाई, तो 26 माइनस 21 कितना होगा दोस्तों, वाई इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 5। ओके, तो 5 लोग ऐसे हैं जो कि ओनली क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 21 में से ये 29 है, क्या करेंगे, 29 इक्वल टू 4 करेंगे, 8 करेंगे और 7 करेंगे। ओके, 4 8 और 7 जो ऐसे लोग हैं, प्लस मान लीजिए एक हमने जेड कर दिया यहाँ पर, तो 4 और 8 12, 12 और 7 19। ओके, 12 7 19, 29 में से हमने 19 घटाया तो जेड की वैल्यू आ गई 10। ओके, जेड की वैल्यू कितनी आई, 10। तो 10 लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें बताना है कि तीनों एथलेटिक्स टीम में कुल सदस्यों की संख्या हमें बतानी है। इस चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ना है कि हमें बताना क्या है, 3 एथलेटिक्स टीमों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल सदस्य कितने होंगे, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, चलिए इस चीज़ को करते हैं कि केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। उसके बाद में दोस्तों केवल हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, प्लस उसके बाद में हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उसके बाद ये 4 लोग ये हो गए, और उसके बाद में हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 7 लोग ये हो गए, इनको एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद में 8 लोग ऐसे हैं जो सारे गेम को खेलते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, 5 3 8, 8 और 10 18, प्लस और फिर 6 4 10, 10 और 7 17, प्लस ये क्या होगा 8। यहाँ से दोस्तों होगा 18 और 8 26। ओके, यहाँ से होगा 26 और 7 कितना होगा, 43 होगा। ओके, ये हो गया 26 और 17, ये हो गया दोस्तों 43। ओके, उम्मीद करता हूँ हमें ये समझ में आया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे ये TGT 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x डैश क्या होगा। ओके दोस्तों, हमें ये बताना है ये क्या होगा, जो कि हमारा TGT परीक्षा 2005 के अंदर आ चुका है। ये x होगा ये ऑप्शन के हिसाब से, बी ऑप्शन बोल रहा है y होगा, सी ऑप्शन बोल रहा है 5 होगा, डी ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वही हमें
वेन डायग्राम से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको वेन डायग्राम का अच्छे से पता होना चाहिए। इसको मान लिया दोस्त x और इसको मान लिया y। ओके, हमें क्या करना है, ये देखो दोस्तों क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में बता रखा था y यूनियन x या x यूनियन y दोनों बराबर हैं। ओके, x यूनियन y लिख सकते हो आप या y यूनियन x लिख सकते हो, दोनों चीजें क्या होती है, बराबर होती है। ओके, दोनों चीजें क्या होती है, बराबर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x यूनियन y करना है, y यूनियन x करना है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं x यूनियन y करूँ तो सारा मेरा जो ऑल साइडेड रीजन होगा वो सब कुछ आ जाएगा। ये x लिया मैंने, ये y लिया था और x यूनियन y हम कर रहे थे। उसका दोस्तों हमें करना क्या है, डैश करना है। डैश करना है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें x यूनियन y घटाना है। x यूनियन y जब भी हम घटाएंगे तो दोस्तों हमारा फिर शेडेड रीजन किस प्रकार से डिफाइन होगा, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा था x, ये था y और हमने क्या किया, उसके ऊपर डैश लगा रखा है। ओके, तो हमारा जो बाहर वाला जितना भी रीजन होगा ये सारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होना चाहिए ये हम करने क्या जा रहे हैं। ओके, कि देखो दोस्तों पहले बता देता हूँ आपको, ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो जहां पर हमें ए डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए, उसी प्रकार से वाई यूनियन एक्स डैश जहाँ में दे रखा है या एक्स यूनियन वाई दे रखा है। एक्स यूनियन वाई में इतना पार्ट जो हमारा था, बीच वाला जो पार्ट था वो आ रहा था, इसका मतलब हमें यू में से बीच वाला पार्ट घटाना था। यू में से अगर बीच वाला पार्ट हम छोड़ देंगे तो बाहर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा सारा कितना होगा, एक्स यूनियन वाई का डैश होगा, वो इतना पार्ट होगा जो हमने जो ऑल सेटेड रीजन हमने बनाया। उसके बाद में दोस्तों हमें करना है एक्स के साथ इंटरसेक्शन करना है। ओके, क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें बता रखा है कि एक्स के साथ हमें क्या करना है दोस्तों, इंटरसेक्शन करना है। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास एक्स के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, एक्स के अंदर हमारे पास कोई पार्ट ही नहीं है, तो हम किसके साथ इसको करेंगे। ओके, इसके साथ कर नहीं सकते, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा वो इसका फाई ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फाई। ओके, क्योंकि हमारे पास दोनों के अंदर मोस्ट शेडेड रीजन होना चाहिए। मोस्ट शेडेड रीजन कुछ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा वो आपको बता देता हूं मैं। ये बोला एक्स के साथ, एक्स क्या था, एक्स तो ये है। ओके, एक्स इतना है, तो यहाँ पर मोस्ट शेडेड रीजन तो कौन सा आ ही नहीं रहा है मेरे पास, क्योंकि जब इंटरसेक्शन किसी भी चीज का अपन निकालते हैं तो हमने देखा था, जैसे देखो आपको क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये ए है और ये क्या है, बी है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मोस्ट शेडेड रीजन आना चाहिए, ये होता है इंटरसेक्शन। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, और आपको मैं बोलूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ऑल शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें जो इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। ए बार का और दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं छोटा सा कंसेप्ट, ए बार क्या होता है। ए बार मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी ए है हमारे पास। ओके, और ये यूनिवर्सल सेट है, हमें क्या निकालना है, ए बार। अगर हमें ए के लिए बोलता कि आप ए निकालो, ओके, तो हम बता देते ए पूरा ये है, लेकिन दोस्तों अभी हमें बोला गया है ए बार। ए बार अगर हमें जब भी बोला जाए, ए बार जब भी हमें बोला जाए तो दोस्तों ए को छोड़कर बाकी सारा जितना भी पार्ट होगा वो ए बार के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट इज। अब आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, जब नंबर ऑफ, अब देखो दोस्तों इसके अंदर अगर मान लो एक सेट ए मान लिया मैंने और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना दे रखे हैं, एन है। ओके, हैविंग एन एलिमेंट। ओके, कितने एलिमेंट हैं दोस्तों, क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि हमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कितने होंगे और हमें एन एलिमेंट सेट के अंदर दे रखे हैं। तो दोस्तों ये आपको क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ओके, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि पावर सेट कैसे निकालते हैं। पावर सेट 2 की पावर n होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट उनका अगर हम अपन सेट ले लेंगे तो पावर सेट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर n होगा। ओके, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन है तो जो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 68, उस चीज़ को करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा था n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, ये हमें बताना है। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि ए सेट कंटेनिंग, एक सेट के अंदर n एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली कितने सबसेट होंगे दोस्तों, 2 की पावर n उसके अंदर सबसेट होंगे, जो कि हमारा टीजीटी 2013 के अंदर आया हुआ है। और जो पिछला क्वेश्चन था वो टीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि P और Q ऐसे दो समुच्चय हैं कि P यूनियन Q इक्वल टू क्या होगा, P होगा,
तो P इंटरसेक्शन Q का मान क्या होगा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि P और Q हमारे पास दो ऐसे सेट हैं कि हमें क्या दे रखा है कि हमें निकालना है P यूनियन Q। ओके दोस्तों, कि P यूनियन Q करना है, Q आना चाहिए। ओके, क्लियरिटी के लिए अगर हम करें इसको वेन डायग्राम से देखें इसको, कि देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर P यूनियन Q के बाद अगर हमारा ओनली P आ रहा है तो किस कंडीशन में आ सकता है। या तो P और Q दोनों इक्वल होंगे, जब हमने यूनियन लिया तो क्या होगा, P और Q दोनों इक्वल हैं तो हमने जब यूनियन लिया तो दोस्तों क्या आएगा, P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि Q जो है वो सबसेट हो सकता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बनाऊं और मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, P बना लिया। ओके, और इसके अंदर ही मेरा क्या है, Q है। ठीक है, Q जो है हमारा सबसेट है P का, Q जो है सबसेट है P का, तो भी क्या होगा, दोनों के लिए हमारा पास जो, क्योंकि अपन यूनियन कर रहे हैं। अब देखो P और Q का आप यूनियन निकालोगे तो बड़ा सेट ही तो आएगा। ओके, तो P और Q का जब आप यूनियन निकालोगे तो हमारे पास P सेट आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है P यूनियन Q इक्वल टू P आने के लिए। दोस्तों कितनी कंडीशन है हमारे पास, दो हमारे पास कंडीशन है। ओके, इस चीज को करने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, दो हमारे पास कंडीशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ये बोल रहा है हमारे पास ऑप्शन कि P इंटरसेक्शन Q निकालना है। मैंने इस चीज को कर लिया कि P यूनियन Q इक्वल टू P था। अब हमें बताना क्या है कि P इंटरसेक्शन Q करना है। दोस्तों मैंने जब P इंटरसेक्शन Q किया कि P और Q दोनों बराबर हैं, दोनों में से अगर इंटरसेक्शन कर लेता हूं तो P भी आ सकता है और Q भी आ सकता है। वो देखना पड़ेगा कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट छोटा है। ओके, तो P इंटरसेक्शन Q करने के बाद क्या आ सकता है, या तो P आएगा नहीं तो Q आएगा। ओके, यहाँ से ऑप्शन से हमें पता नहीं चल रहा या तो P आएगा नहीं Q आएगा, लेकिन इस ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि जब P और Q का अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा। दोस्तों इंटरसेक्शन में वही पार्ट आएगा, देखो यहां से मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कोई भी सेट, जैसे कोई भी सेट अगर बड़ा सेट है, एक हमारे पास बड़ा सेट है एक छोटा सेट है। उदाहरण के लिए बताता हूं कि A इक्वल टू, दोस्तों उदाहरण के लिए अगर बात करें A इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4 दे रखा है और B इक्वल टू हमारे पास 1 2 दे रखा है। ओके, 1 और 2 हमें दे रखा है। तो यही तो बता रहा हूँ, जो हमारे पास जो Q है जो B है वो सबसेट है A का। इसी प्रकार से बता रहा हूँ मैं, ये भी क्या ही है, यही है, Q छोटा सेट है और P क्या है, बड़ा सेट है। तो यहाँ से अपने को अगर मैं बोलूँ आपको A इंटरसेक्शन B आप निकालो तो यहाँ पर 1 2 कॉमन है, यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, यहाँ से क्या आएगा 1 2 आएगा। ओके, तो इसी प्रकार से अगर मैं P इंटरसेक्शन Q को निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से Q आएगा। तो हमारे पास क्या आ सकता है, Q आएगा। दोनों ऑप्शन के हिसाब से मैंने देखा Q भी आ सकता है P भी आ सकता है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन के हिसाब से क्या आ रहा है, Q आ रहा है। यहाँ से भी क्या होगा, दोनों हिसाब से क्या आएगा, Q आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दोस्तों क्या होगा करेक्ट, इसका Q जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। माना A B C क्या है, तीन सेट हैं, तीन समुच्चय हैं, तब A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ओके, वेन डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू हमें पता चलता है कि ये A है, ये हमारा B है और ये क्या है हमारा C सेट हमने लिया है। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, पहले A माइनस बी करना है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हमें दे रखा है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी हमें करना है। सबसे पहले तो मैं A माइनस बी कर लेता हूँ। दोस्तों काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमारे पास A और B दो सेट होते हैं तो यहाँ से A माइनस बी क्या होता है, ये होता है। ओके, तो यहाँ से A माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ B वाला पार्ट छोड़ना है मुझे, बाकी सब कुछ कैलकुलेट कर लूंगा। तो B वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, B वाला पार्ट मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ओके, यहाँ से मैंने इतना पार्ट कैलकुलेट कर लिया है A माइनस बी। उसके बाद में दोस्तों मुझे कैलकुलेट करना है, ओके, उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है A माइनस सी। ओके, A माइनस सी, ये दोस्तों क्या है, A है, ये C है। इसका मतलब मुझे सिर्फ C छोड़ देना है, A में से पूरा A मुझे लेना है, उसमें से C वाला पार्ट मुझे छोड़ना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ से हम देखते हैं ये जो C पार्ट होगा कौन सा होगा। C पार्ट यहाँ तक का है, तो हमें जो पार्ट C वाला पार्ट है वो छोड़ देंगे। ओके, तो
तो यहाँ पर हमारे पास जो हमें क्या करना था, हमें बताना क्या था। अब देखो हमारे पास कौन सा रीजन आया, ये हमने निकाला। इसको करने के बाद हमारे पास ये रीजन आया, और हमारे पास जो मोस्ट शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो इंटरसेक्शन बोल रहा है, और क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब मोस्ट शेडेड रीजन। जो मैंने येलो लाइन बनाई है और ब्लू लाइन बनाई है, ये दोनों कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों जो रीजन है वो हमारा इतना ही पार्ट के अंदर है। दोनों रीजन जो है वो हमारा सिर्फ इतने पार्ट के अंदर आ रहा है। मतलब जो ये देखो दोस्तों, इतना पार्ट जो है वो हमारा इस रीजन के अंदर है। ओके, इतना जो पार्ट है वो हमारा इस रीजन के अंदर है। अब हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। चारों ऑप्शन को देखने के बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने वाला है। ओके, आपको समझ में आया इतना? ओके, यहां से करते हैं दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। ए जो ऑप्शन है वो हमें दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब दोस्तों देखो, तीनों का अगर आप यूनियन करते हो, हमें पता है कि तीनों का यूनियन होने के बाद ऑल साइडेड रीजन आएगा। इसका मतलब अगर छोटा सा पार्ट आपको बताऊं, ये ए है, ये बी है, सी है। ऑल साइडेड रीजन का मतलब क्या है, ए भी आएगा, सी भी आएगा, मतलब सारा रीजन आएगा। क्या ये इसके बराबर है? क्या ये और ये दोनों इक्वल है? कभी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। दोस्तों सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि बी माइनस सी क्या आने वाला है। ओके, बी माइनस सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दोस्तों बी में से मुझे सी हटाना है। बी मेरा पूरा इतना था और सी मुझे नहीं लेना। सी नहीं लेना, सी हटा दिया। ठीक है, सी को हमने हटा दिया। इतना हमारा कितना पार्ट है, सिर्फ ओनली बी पार्ट है, बी माइनस सी हमने कर दिया। ओके, अब दोस्तों इसके बाद में करना है मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आता है, मोस्ट शेडेड रीजन आएगा। जहां पर दोनों लाइनें हमारी कट करेगी वही इसका रीजन होगा। ओके, दोनों लाइनें कट करनी चाहिए। ए के साथ कर रहा हूं, ए के साथ मैंने इसको किया। तो यहां से मुझे क्लियरिटी हुई कि मोस्ट शेडेड रीजन के अंदर तो मेरा सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है। कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, मेरा मोस्ट शेडेड रीजन के अंदर सिर्फ तो ओनली यही पार्ट आ रहा है जो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जो अभी कर रहा हूं मैं, ये मेरा इतना ही पार्ट आ रहा है। क्या इसके इक्वल है ये? दोस्तों कभी इक्वल नहीं है ये तो, है ना। इंटरसेक्शन में ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद में करते हैं, उसके बाद में जो सी ऑप्शन है उसको देखते हैं। सी जो ऑप्शन है, क्या दे रखा है हमें सी ऑप्शन, कि सी ऑप्शन था हमारा ए यूनियन बी माइनस सी। ओके, बी माइनस सी करना है। बी माइनस सी करने के बाद बी माइनस सी, ये रहा अपना बी, ये रहा सी, ये रहा ए। ओके, तो बी माइनस सी आप करोगे तो बी वाला पार्ट आप कर लोगे, सी वाला पार्ट आप हटा दोगे। ओके, जहां पर हमारा ए पार्ट वाला पार्ट भी थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। ओके, उसके बाद में हमें ए के साथ क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन जब दोस्तों आप करोगे तो ए के साथ जब आप यूनियन करोगे तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा हमारा कैलकुलेट हो चुका है। ओके, अब यूनियन करने का मतलब क्या है, यूनियन जब भी आप करते हो तो ऑल साइडेड रीजन। अब दोस्तों ऑल साइडेड रीजन का मतलब मैं आपको समझाऊं तो ऑल साइडेड रीजन में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट सारा ही आ रहा है। पार्ट तो ये सॉरी, यहां से यहां तक ये पार्ट पूरा आ रहा है मेरा, है ना। जबकि इसके अंदर मेरे वाला ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला मेरा पार्ट नहीं है उसके अंदर, है ना। ये वाला पार्ट भी नहीं है, दोनों के अंदर देखो आप, यहाँ वाले ये पार्ट भी नहीं है, ये पार्ट कैलकुलेट नहीं होता। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी क्या है, गलत ऑप्शन है हमारा। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि मेरा ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। मैं बगैर देखे इसको टिक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्लियरिटी के लिए हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा किस प्रकार से करेक्ट होगा। ओके, जो ऑप्शन नंबर डी है, चलिए इस चीज को करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है बी यूनियन सी। दोस्तों ये बी है, बी यूनियन सी हमें करना है। ये हमारा क्या रहा, बी है पूरा, और ये सी भी दे रखा है। बी यूनियन सी हमने कर लिया। अब ए में से हमें बी यूनियन सी घटाना है। दोस्तों अब आपको एक बात बताऊं, ए तो पूरा मेरा इतना था, मेरा पूरा इतना ए है। यहां से मुझे ए में से बी यूनियन सी घटाना है। दोस्तों ए मेरा जो पूरा था यहां तक, ए जो हमारा यहां तक था, ओके, ए यहां तक है हमारा,
और मुझे करना क्या है, ए में से इतना पार्ट घटा देना है। इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट को घटाऊंगा तो ये पार्ट पहले घटेगा, ये पार्ट घटेगा, मतलब ये पूरा पार्ट इसका घट जाएगा। और घटने के बाद मेरे पास सिर्फ ए वाला पार्ट इतना ही कैलकुलेट होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास इतना पार्ट कैलकुलेट होगा। इतना पार्ट अगर कैलकुलेट होगा तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ हमें ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।